आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग 12। महेंद्र प्रताप सिंह ने राजकुमारी नंदिनी को आश्वासन दिया और उनके साथ महल के ऊपरी हिस्से में विचरण करने लगे। उर्मिला, जो अर्जुन और रावी की शादी करवाने का फैसला था, वो काफी हद तक सही था। पर कहा जाता है सच को 100 पर्दों के पीछे भी छुपा कर रखो तो वो बाहर आ ही जाता है। सगाई के तुरंत बाद जब प्रताप सिंह वापस ऊपर पहुंचे तब सुभद्रा, सुनैना और सुकृति रावी को वश में करने के लिए पूजा कर रही थी। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद उनकी पूजा असफल हो रही थी और ये इस बात का संकेत था कि रावी एक चंद्रवंशी लड़की नहीं थी। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की आंखें बंद थी। वो बार बार अपने मन के जरिए रावी के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही थी। अचानक तीनों ने एक साथ आंखें खोली। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। क्या हुआ? अचानक आप तीनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? प्रताप सिंह ने पूछा। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुभद्रा ने प्रताप सिंह को सब बताने का निश्चय किया। उसने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्या सगाई हो गई थी? हाँ, हमने आपको बताया तो था, सगाई के बाद ही हम ऊपर आए हैं, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। तो फिर हमें ये कहते बहुत दुख हो रहा है स्वामी, अर्जुन की सगाई जिस लड़की के साथ हुई है वो चंद्रवंशी नहीं है, सुनैना ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ही तो कहा था कि इस बार हमने बिल्कुल सही लड़की चुनी है। अरे आपने उसे अपनी आंखों से देखा था, महसूस किया था, फिर गलती कैसे हो सकती है? रावी के चंद्रवंशी ना होने की बात सुनकर प्रताप सिंह बौखला गए। उन्हें शांत कराते हुए सुकृति बोली, आप धैर्य रखिए स्वामी, हम एक बार फिर से प्रयास करके देखते हैं जीजी, शायद हमने प्रक्रिया सही से नहीं की होगी। मूर्खता की बातें मत करो सुकृति, सुभद्रा ने गुस्से में कहा। रावी को जो अंगूठी पहनाई गई है वो कोई आम अंगूठी नहीं है। जैसे वो खंजर चंद्रवंशी की जान लेने के लिए बना है, वैसे ही वो अंगूठी किसी भी चंद्रवंशी को अपने बस में कर सकती है। अगर वो अंगूठी चंद्रवंशी के पास से भी गुजरेगी तो वो हमारे अलावा किसी और को महसूस तक नहीं कर पाएगी। सुभद्रा के गुस्सा होने पर सुकृति की नजरें झुक गई। सुकृति के बजाय सुनैना ने कहा, लेकिन जीजी ये कैसे संभव हो सकता है? हमने खुद चंद्रवंशी लड़की को इस महल में देखा था। पहले भी वो लड़की जब महल में आई थी तब बाकी आत्माएं जागृत हो गई थी। फिर कैसे हो सकता है ऐसा कि वो लड़की चंद्रवंशी नहीं है? हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, प्रताप सिंह ने उलझन भरे स्वर में कहा। लेकिन हम सब कुछ समझ पा रहे हैं। चंद्रवंशी इस महल में मौजूद जरूर है, लेकिन वो लड़की नहीं जिससे अर्जुन की शादी होने जा रही है। वो कोई और है, सुभद्रा ने कहा। उसकी बातों ने सबके सवालों को उसी वक्त खत्म कर दिया। फिर तो हमें कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना होगा। वो जरूर नए आए हुए मेहमानों में से ही कोई एक है, सुकृति ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? 2 दिन बाद अर्जुन की शादी है। इस शादी के लिए बहुत मुश्किल से हमने उसे तैयार किया है। अब हम जाकर उससे कैसे कह दें कि वो रावी से शादी नहीं करनी है? तो सब लोगों को हम पर शक हो जाएगा, प्रताप सिंह ने चिंतित स्वर में कहा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अगले वंशज के बड़े होने का इंतजार करें। रही बात उस लड़की की, तो उसे कैसे ठिकाने लगाना है यह हम बेहतर तरीके से जानते हैं, सुभद्रा ने कहा। सुनैना, सुकृति और प्रताप सिंह उसके कहने का बखूबी मतलब समझ रहे थे। वो रावी को मारने की बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर वो तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। कुछ देर छाई चुप्पी को तोड़ते हुए प्रताप सिंह ने कहा, शादी के माहौल में किसी की जान गई या कोई गायब हुआ तो माहौल खराब होगा। उस लड़की को रास्ते से कैसे हटाना है या आप हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है फिर, सुभद्रा ने उनकी बात पर सहमति जताई। ये तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन उस चंद्रवंशी को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे पास एक उपाय है, अचानक सुकृति बोली। उसके कहने पर सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। उसके पूछने से पहले ही सुकृति ने आगे कहा, हम अच्छे से जानते हैं कि चंद्रवंशी को कैसे ढूंढना है। इस महल में सब जगह नहीं जा सकते, हमारी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वो तो जा सकती हैं। आप समझ रही हैं ना, हम इस महल में कौन सब जगह जा सकती हैं? वो मरी हुई चंद्रवंशी बहुएं, प्रताप सिंह, सुनैना और सुभद्रा तीनों एक साथ बोले। सुभद्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे स्वीकृति का सुझाव काफी अच्छा लगा। इस बार तुमने अपना दिमाग बिल्कुल सही जगह लगाया है छोटी, वरना अब तक तो तुम्हारा बचपना ही नहीं गया था। सुभद्रा ने सुकृति के पीठ पर हाथ फेरकर उसे शाबाशी दी। सुझाव तो काफी अच्छा है, लेकिन हमने उन चंद्रवंशी बहुओं को आजाद कर दिया तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकती हैं। हो सकता है कि वो उस लड़की को हमसे बचाने की कोशिश करें, प्रताप सिंह ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि उनके कुनबे में एक और नई बहू आने वाली है, सुभद्रा ने जवाब दिया।
ठीक है, फिर आप चंद्रवंशी बहुओं से निपटिए, हम रावी का क्या करना है उस बारे में देखते हैं, प्रताप सिंह ने कहा। प्रताप सिंह के कहते ही सुभद्रा, सुनैना और सुकृति तीनों सामने बने कमरे की तरफ जाने लगी। वो उस तरफ जा तो रही थी, लेकिन तीनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो जो करने जा रही थी वो खतरे से खाली नहीं था। कमरे में प्रवेश करने से पहले सुनैना ने कहा, आप निश्चिंत है ना कि हमें उन्हें आज़ाद करना चाहिए? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। चिंता मत करो, वो महल के बाहर नहीं जा पाएंगी, सुभद्रा ने कहा और अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगी। उसके दरवाज़ा खोलने से पहले सुनैना फिर बोली, लेकिन फिर वो महल में रहने वाले लोगों का जीना हराम कर देंगी। हमने इतने साल कितना सब कुछ सहा है, फिर इस महल में रहने वाले लोग 2 दिन तो ऊटपटांग हरकतें सह भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब हमारा रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो, सुभद्रा ने कड़े स्वर में कहा। उसने सुनैना को दूसरी तरफ किया और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे सुनैना और सुकृति भी थी। कमरे के अंदर आने के बाद तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक गोल घेरा बनाया। वो मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी, जो उन चंद्रवंशी बहुओं को जागृत करके उन्हें महल तक लाने के लिए था। अर्जुन और रावी की सगाई के बाद सब लोग हॉल में इकट्ठा थे। सगाई के बाद सब लोग डांस कर रहे थे। रावी अर्जुन के साथ वहां लगे काउच पर बैठी थी। वो इस सगाई से खुश नहीं थी। अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतर गया। अर्जुन उसके थोड़ा सा नजदीक खिसका और कान में के पास आकर कहा, आई एम सो सॉरी कि मैं इस सगाई को रोक नहीं पाया। आप सगाई को रोक नहीं सके तो क्या 2 दिन बाद हमारी शादी भी हो जाएगी? रावी ने पूछा। उसकी बात सुनकर अर्जुन की नज़रें झुक गई। उसने एक नज़र नंदिनी की तरफ देखा जो उन्हीं की तरफ देख रही थी। उसने तुरंत अपनी नज़रें घुमाई और फिर रावी से जवाब में कहा, अगर ये शादी हुई तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं जानती हूँ इस बात को। आपसे मिलकर एक चीज़ सीखी है, कई बार खुद की खुशी से बढ़कर अपनों की खुशी को भी देख लेना चाहिए। हमें आप पर पूरा यकीन है अर्जुन जी कि आप हमें खुश रखेंगे, लेकिन इस शादी के बाद क्या आप खुश रह पाएंगे? रावी ने एक सांस में अपने दिल की बात अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन ने सवालिया नजरों से रावी की तरफ देखा। रावी ने आगे कहा, हमें इस तरह मत देखिए अर्जुन जी, हम अच्छे से जानते हैं कि आप नंदिनी जी से प्यार करती हैं। ये सब जानते हुए भी हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? आप इस शादी से कभी खुश नहीं रह पाएंगी। मेरे अकेले प्यार करने से कुछ नहीं होता रावी। नंदिनी के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि मैं आगे बढ़ूं। अर्जुन ने उदास होकर जवाब दिया। काश हम आपके लिए कुछ कर पाते। उसके चेहरे की उदासी देखकर रावी ने कहा। उसे पहली बार खुद पर बहुत बेबसी महसूस हो रही थी और अपने माता पिता की याद आ रही थी। कोई कुछ नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि हमेशा वही हो जो हम चाहते हैं। समझदारी इसी में है, जो मिला है उसी के साथ आगे बढ़ा जाए। कहते हुए अर्जुन ने रावी का हाथ को सहलाया और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। जवाब में रावी भी धीरे से मुस्कुरा दी। वो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी नंदिनी ने अर्जुन को और रावी को हाथ पकड़े देखा तो वो गुस्से में उन्हें घूर रही थी। देखो तो ना कैसे मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। एक ही दिन में बदल गए ना तुम। लोग कितनी मेहनत करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, और यहाँ डिस्गस्टिंग। ट्राई करना तो दूर की बात है, ये तो सगाई करके बैठ गया। नंदिनी मन ही मन बड़बड़ाई। नंदिनी को अकेले खड़ा देखकर उन्नति उनके पास आई और जबरदस्ती उसे डांस फ्लोर पर ले गई। अर्जुन को चिढ़ाने के लिए नंदिनी जानबूझकर खुश होने का दिखावा कर रही थी। अर्जुन ने उसे डांस करते हुए देखा तो अपने मन में कहा, हाँ जितना नाचना है नाच लो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है। मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझ बैठा। प्यार तो दूर की बात है, तुम्हारे मन में तो इमोशंस भी नहीं होंगे। दोस्ती भी तुमने खुद के फायदे के लिए की होगी ताकि तुम प्रतापगढ़ के अनसुलझे रहस्य को सुलझा सको। उसे डांस करते देख अर्जुन को गुस्सा आया। उसने रावी से कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तुम भी थक गई होगी, जाकर सो जाओ। इनकी ये पार्टी तो पूरी रात चलने वाली है। वो क्या है ना, आज कुछ लोग कुछ ज्यादा ही खुश हैं। अर्जुन ने गुस्से में एक नज़र नंदिनी की तरफ देखा। उसके बाद वो वहां से अपने कमरे में चला गया। अर्जुन को ऊपर अपने कमरे में जाता देख नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके तुरंत बाद रावी भी ऊपर आ गई तो नंदिनी के चेहरे पर गुस्सा था। कुछ देर बाद वो भी थके होने का बहाना बनाकर ऊपर चली गई। नंदिनी अपने कमरे में जाने के बजाय अर्जुन के कमरे में गई। अंदर आने के बाद उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वहीं अर्जुन चेंज कर रहा था, इसीलिए उसने सिर्फ ट्राउज़र पहन रखा था। अचानक नंदिनी को अपने कमरे में देखकर वो हड़बड़ा गया। तुम क्या नॉक करके नहीं आ सकती? मैं चेंज कर रहा था और तुम? वो गुस्से में उस पर चिल्लाया। उसे वहां देखकर जल्दी से वो दूसरी तरफ पलटा। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम भी तो कमरा बंद करके चेंज कर सकते थे ना? या तुम्हें भी किसी और के आने का वेट था? नंदिनी का इशारा रावी की तरफ था। उसने उन दोनों को साथ ही में वहां से जाते हुए देखा था। क्या बकवास कर रही हो तुम?
उससे बात करते हुए अर्जुन ने जल्दी से अपनी टी शर्ट पहन डाली। मुझे किसी के आने का वेट नहीं था और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से। कपड़े पहनने के बाद अर्जुन नंदिनी के पास आया। देखो, अब हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप को प्यार समझ लिया, लेकिन अब जब मैं रावी से सगाई कर चुका हूँ तो तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो? मैं कहाँ तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ? देखो अर्जुन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं। नंदिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वरना? वरना क्या करोगे तुम? तुम्हें जो करना है करो। मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब तो खुश हो जाओ मिस चंद्रवंशी कि तुम्हारी जान बच गई। अर्जुन ने गुस्से में कहा। लिसन अर्जुन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अर्जुन ने गुस्से में नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकालने लगा। अर्जुन अपने जिद और गुस्से में उसकी सुनने को तैयार नहीं था, जबकि नंदिनी वहां उसे अपने दिल की बात बताने आई थी। उसने अर्जुन को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे पीछे की तरफ ले जाते हुए दीवार से सटा दिया। नंदिनी ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अब चुप करके मेरी सारी बातें सुनोगे तुम? और क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अर्जुन नंदिनी से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नंदिनी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। मैंने कहा ना, चुप करके रहो, नंदिनी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। वो क्या है ना, मैं अर्जुन हूँ, ना कि नंदिनी। मुझे चुप करके रहना नहीं आता है। अब तुम्हें कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी रावी और मेरी सगाई हो गई है। अब तुम्हारे कुछ कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा कि। अर्जुन लगातार बोले जा रहा था, तभी नंदिनी ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अर्जुन ने उसे खुद से अलग किया और कहा, ये इंडिया है मिस चंद्रवंशी। तो क्या इंडिया में अपने प्यार का इजहार अलग तरीके से किया जाता है? नंदिनी ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर अर्जुन हल्का सा हंसा और फिर कहा, अच्छा तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें मुझसे प्यार भी है, पर अब उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मेरी और रावी की सगाई हो गई तो मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगा। प्लीज अर्जुन, ये मत कहो। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है, तुम अच्छे से जानते हो। नंदिनी बोल रही थी, तभी अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस महल में कोई भूत प्रेत चुड़ैल डायन या कोई बलि देने वाले लोग भी रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी होने वाली वाइफ कोई चंद्रवंशी नहीं है जो उसकी जान पर खतरा होगा। उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अपनी फिक्र करो मिस चंद्रवंशी। अर्जुन से बार बार मिस चंद्रवंशी कहना लगा ताने मार रहा था। अर्जुन की बात सुनकर नंदिनी ने अपने मन में कहा, उन्नति बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों है, जिद्दी कहीं का। उसे चुप देखकर अर्जुन ने कहा, अगर आपका प्यार का इजहार करने वाला प्रोग्राम पूरा हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं, नंदिनी ने बड़बड़ा कर कहा। उसने अर्जुन की तरफ देखा जो उसे दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। नंदिनी ने उसकी तरफ मुंह बनाया और बाहर जाने लगी, लेकिन अचानक नंदिनी वापस मुड़ी और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, लिसन अर्जुन, आई रियली लव यू। तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो, पर मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताकर ही यहाँ से जाऊंगी। ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मैं चंद्रवंशी क्यों हूँ, या यहाँ पर रहने वाले लोग चंद्रवंशियों की बलि क्यों देते हैं। फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे तुम्हें और रावी को एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोनों की सगाई हो रही है तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ मुझसे छीनकर किसी और को दे रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि खुद के प्यार को किसी और का होते हुए देखना कितना तकलीफदेह हो सकता है। आई विश कि हम दोनों किसी अच्छे माहौल में मिले होते। फिर ना तो तुम किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते, ना ही मैं कोई चंद्रवंशी होती, तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। बोलते हुए नंदिनी की आवाज़ भावुक हो गई। वो अपने दिल की बात बेहिचक बोले जा रही थी। अर्जुन उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। इस बार उसने नंदिनी को चुप नहीं कराया और ना ही अपने कमरे से बाहर निकाला। वो धीमे कदमों से नंदिनी की तरफ बढ़ा और उसे खुद के गले लगाने का इशारा किया। नंदिनी उसके गले लग गई। अर्जुन ने उसे सहलाते हुए कहा, इस बार मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो रहा है। शायद ये तुम्हारे दिल के जज्बात हैं जो बाहर निकल कर आए हैं, पर अब बहुत देर हो गई है। मैं बार बार रावी को बीच बाजार में छोड़कर नहीं जा सकता। आई होप तुम समझोगी। नंदिनी उससे तुरंत अलग हुई और हाँ में सर हिलाया। होप सो ये सब जल्दी ही खत्म हो सके और तुम दोनों एक साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सको। नंदिनी ने जैसे तैसे अपने आंसुओं को काबू किया और अर्जुन को उसके आने वाले जिंदगी की शुभकामनाएं देकर वहां से चली गई।
कमरे से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं कमरे में मौजूद अर्जुन अपनी बेबसी की वजह से वहीं पर खड़ा था। वो चाहकर भी नंदिनी को रोक नहीं पाया। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद के जज्बातों को काबू किया। तुम एक अच्छी लड़की हो और साथ ही मेरा पहला प्यार भी। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका यार पूरा होता है। मुझे तुम्हें स्वार्थी नहीं बनना। अपनी खुशी के लिए मैं रावी को फिर से उसके चाचा चाची के पास नहीं भेज सकता। अर्जुन अपने फैसले पर अटल था। उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया और आराम करने के लिए बेड पर लेट गया। प्रताप सिंह के कमरे के ठीक सामने जो कमरा बना था वहां सुभद्रा, सुकृति और सुनैना मौजूद थी। वो तीनों सोई हुई चंद्रवंशी बहुओं को जगाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें वहां मंत्र बुदबुदाते कुछ देर हुई ही थी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। उन्नति, हेजल और गौरव के बाद पारस जिस जगह पर फंसा था, अचानक वहां रेत का एक अजीब सा तूफान आया। पारस अभी भी दरवाज़ा ढूंढने की चाह में इधर उधर घूम रहा था। वो काफ़ी थका हुआ था। उसने तूफान को देखा तो वो घबरा गया। हे भगवान, अब ये क्या हो रहा है? सही कहा है किसी ने, लालच करने का नतीजा बुरा होता है। पर इतना बुरा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। प्लीज़ भगवान जी मुझे बचा लीजिए। प्लीज़ मैं आज के बाद कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा। पारस वहाँ खड़ा मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी बहुत सारी काली आकृतियाँ उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो औरतों की आकृति है जो विकृत हो चुकी थी। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और मुंह पर लंबा घूंघट ले रखा था। ये क्या है? अभी ये सब कहाँ से आ गई? कौन हो तुम लोग? प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। कौन हो तुम? पारस अटकते हुए अपने शब्दों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वो उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। उसने भागने के लिए इधर उधर जगह देखी, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। वो सब चारों तरफ से आ रही थी। उन्होंने पारस के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। हाँ, थोड़ी देर पहले बिल्कुल शांति छाई हुई थी। वहीं अब उन सबके गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थी। वो काफ़ी तेज़ थी कि पारस उन्हें सहन नहीं कर पाया। उसने चिल्लाते हुए अपने कानों पर हाथ रखा। उसके कान में से खून निकल रहा था। प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। पारस दर्द से जोर से कराह रहा था, लेकिन सब व्यर्थ था। उनके गुनगुनाने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। पारस का सहन नहीं कर पाया। उसके कान के साथ साथ नाक और मुंह से भी खून निकलने लगा। कुछ ही देर बाद वहां पारस की लाश पड़ी थी, जो खून से लहूलुहान थी। वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अपने सामने की तरफ देखा, जो एक दरवाजा जैसा बना हुआ था, जिसके दूसरी तरफ महल दिखाई दे रहा था। वो सब उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ ऊपर कमरे में बड़े खड़े सुभद्रा, सुनैना और सुकृति को उनके गुनगुनाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो स्वर धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। चीची, अगर ये सब ऐसे ही गुनगुनाती रहे तो पूरा महल शमशान में बदल जाएगा। हमें कुछ भी करके इन्हें शांत करना होगा। सुनैना ने चिंतित स्वर में कहा। हमें अच्छे से पता है इनकी लगाम कैसे कसनी है। ये सभी यहाँ से महल में जाएंगी और महल में धीरे धीरे सीधे चंद्रवंशियों के पास। अब इनकी आज़ादी इतनी ही देर की है, इसके बाद वापस इन्हें उसी जगह पर कैद कर लिया जाएगा। सुभद्रा ने जवाब दिया। वो सब तो ठीक है जीजी, लेकिन आपको लगता है कि हम इन्हें वापस वहाँ पहुँचा पाएंगे? ये बहुत सारी हैं, हम सिर्फ 3। इन्हें वापस उस जगह पर भेजने के लिए हमें इन्हें इस कमरे तक लाना होगा। क्या वो खुद से इस कमरे तक आ जाएंगी? सुकृति ने पूछा। वो भी काफ़ी परेशान लग रही थी। हाँ, रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, सुभद्रा ने जवाब दिया। सुनैना और सुकृति ने उसकी बात पर हामी भरी। वो जानती थी कि सुभद्रा कैसे भी करके हल निकाल ही लेगी। चंद्रवंशियों की बलि देने का रास्ता भी सुभद्रा ने ही निकाला था। ठीक है, फिर हम स्वामी को बोल देते हैं कि वो इनकी आवाज़ को सुनते हुए उस लड़की तक पहुँचे, सुनैना ने कहा। सुभद्रा ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा। फिर तुम दोनों स्वामी को सूचित करो, तब तक हम इन्हें कमरे तक वापस लाने का इंतजाम करते हैं। सुभद्रा अभी भी वहीं पर मौजूद थी, जबकि सुनैना और सुकृति वहां से जा चुकी थी। वो वहां पर बैठकर अग्नि जला रही थी। उसके बाद वो प्रताप सिंह के कमरे में आई। कमरे में आने के बाद उसने वो घड़ा निकाला जिसके अंदर खून भरा हुआ था। चंद्रवंशियों का रक्त ही इन चंद्रवंशी बहुओं को यहाँ तक खींच कर लेकर आएगा। बस अभी इनकी महक पूरे महल में फैलानी होगी। सुभद्रा ने उस रक्त के घड़े को देख कर कहा। वो उस घड़ी के साथ अग्नि के पास बैठी थी और सुकृति और सुनैना का इंतजार कर रही थी। देर रात को मिस्टर और मिसेस चौहान के साथ प्रताप सिंह के कमरे में मौजूद थे। वो वहां पर रावी और अर्जुन की शादी ना होने के विषय में बात करने के लिए आए थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बड़े मालिक? अगर लड़की को बिन ब्याहे ही वापस गांव गए तो गांव वाले 100 बातें बनाएंगे। ऊपर से लड़की की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा, मिसेस चौहान ने कहा।
हमने तुम्हें शादी के लिए पैसे दिए थे और अब ये लड़की को वापस यहाँ से ले जाने के लिए भी तुम्हें बहुत मालामाल कर देंगे। देखा जाए तो हमें तुम्हें सजा देनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला कि वो लड़की चंद्रवंशी है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। प्रताप सिंह गुस्से से तमतमा रहे थे। उनकी बात सुनकर रावी के चाचा चाची की नजरें झुक गई। मिस्टर चौहान ने बात को संभालते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं, वो लड़की चंद्रवंशी है। उस लड़की की माँ हमारी भाभी सा एक चंद्रवंशी औरत थी। देखा जाए तो उसके अंदर भी चंद्रवंशियों का ही खून है। झूठ पर झूठ बोलना बंद करो। इससे पहले कि हम गुस्से में तुम्हारी जान ले ले, जितना कहा है उतना करो। सुबह होने से पहले तुम्हारा परिवार महल में नजर नहीं आना चाहिए। प्रताप सिंह ने जवाब दिया। मिस्टर एंड मिसेस चौहान के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन लोगों को आदेश देकर प्रताप सिंह वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे, तभी मिसेस चौहान ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठीक है छोटे मालिक, हम यहाँ से चले जाएंगे और आप अपने वादे के मुताबिक हमें पैसे भी दे दीजिएगा। आपने अभी कहा कि पूरा परिवार यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है जो सुबह से गायब है? मैं उसे अपने पीछे लेकर नहीं घूम रहा जो मुझे उसके बारे में पता होगा। अगर तुम लोगों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा। प्रताप सिंह ने दो टूक जवाब दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मिसेस चौहान ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे लिए भी नहीं होगा जब सबको पता लगेगा कि तुम कौन हो। अब तो कल सबको बता कर रहूंगी कि तुम रावी को यहाँ बलि देने के लिए लेकर आए थे। फिर देखती हूँ कि इस घर में तुम्हें धक्के मार कर निकालते हैं या हमें। प्रताप सिंह के इस फैसले से वो काफी गुस्से में थी। क्या कह रही हो भाग्यवान, पागल हो गई हो क्या? यह आपने वैसे भी मुझे बहुत अजीब लगता है। अगर इसने हमें कुछ कर दिया तो? वैसे भी पारा सुबह से मिल नहीं रहा। मिस्टर चौहान ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसने मेरे बेटे को कुछ भी किया तो ये उसकी सजा जरूर भुगतेगा, लेकिन कल मैं इसकी सच्चाई इसके परिवार के सामने बता कर रहूंगी। मिसेस चौहान ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था और वो सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अब तक महल में पूरी शांति छाई हुई थी, लेकिन तभी अचानक से महल में गुनगुनाने की आवाजें गूंजने लगी। वो काफी मध्यम थी। उस आवाज ने सबकी नींद तोड़ दी और जब अब सब अपने अपने कमरे में मौजूद उस रहस्यमय आवाज को सुनकर आश्चर्यचकित थे। वही उस गुनगुनाने की आवाज सुनकर महेंद्र प्रताप सिंह और नंदिनी की आत्मा ने ऊपर के झरोके से नीचे झांक कर देखा तो नीचे बहुत सी चंद्रवंशी बहुएं विचरण कर रही थी। वहां उनका आना एक अच्छा संकेत नहीं था। उन्हें वहां देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान निगाहों से देखा। इन्हें किसने आजाद किया होगा? महेंद्र प्रताप सिंह ने पूछा। वो तो मैं नहीं जानती, परंतु इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। याद है ना, महल में के दूसरे हिस्से में मौजूद होने के बावजूद ये नंदिनी को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। सोचिए, अब ये आजाद हो गई हैं तो सबसे पहले उसी के पास जाएंगी। नंदिनी ने घबराकर आवाज में कहा, चलिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम उनके जितनी शक्तिशाली तो नहीं है, पर कुछ दैवीय शक्तियां हमारे पास भी मौजूद हैं। प्रताप सिंह ने कहा और राजकुमार नंदिनी का हाथ पकड़कर वो नंदिनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ प्रताप सिंह के ऊपर जाते उन्हें सुकृति और सुनैना के जरिए उन आत्माओं के आजाद होने की खबर मिल चुकी थी। वो तुरंत उन चंद्रवंशी बहुओं का पीछा करते हुए उनकी दिशा में बढ़ने लगे। वो सभी नंदिनी के कमरे में पहुंच पाते उससे पहले राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह नंदिनी के कमरे में थे। वो आराम से सो रही थी। हमें कैसे भी करके इसे यहाँ से हटाना होगा, राजकुमारी नंदिनी ने कहा। इसका कोई लाभ नहीं होगा। हम इस यहाँ से हटा भी देंगे तब भी इनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए वो इनके पीछे आ ही जाएंगी। महेंद्र प्रताप सिंह ने जवाब दिया, आप इसे ऊपर निकल जाइए, हम यहाँ रोकते हैं। मत भूलिए हम भी एक चंद्रवंशी हैं और ये हमें महसूस करके यहाँ से आ जा सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको कोई देख ना ले। ये हमारा महल है और इसके हर एक कोने से हम अच्छे से वाकिफ हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए। प्रताप सिंह ने राजकुमार नंदिनी को आश्वस्त किया। उन्होंने अपने हाथ हवा में उठाए। इसी के साथ नंदिनी का शरीर हवा में झूल गया। वो उसे कमरे के दरवाजे से ले जाने के बजाय पीछे की तरफ बनी एक खिड़की से बाहर लेकर गए। महेंद्र प्रताप सिंह नंदिनी के शरीर के साथ महल के उन हिस्सों से गुजर रहे थे जिनके होने का किसी को अंदाजा तक नहीं था। वहां गुप्त दरवाजे बने हुए थे, इसके बारे में सिर्फ महल में रहने वाले लोगों को ही पता था। वही राजकुमारी नंदिनी वहां पर बैठकर ध्यान लगाने लगी ताकि उनकी ऊर्जा का संचरण को महसूस करते हुए सारे चंद्रवंशी बहु उस कमरे में आ जाएं। वो सभी उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। प्रताप सिंह समझ गए कि जरूर चंद्रवंशी वहीं पर मौजूद होगी। इससे पहले कि वो उस चंद्रवंशी लड़की को बलि देने से पहले मार दे, हमें सुभद्रा को संकेत देना होगा ताकि वो इन्हें ऊपर कमरे में ले जा सके। प्रताप सिंह ने सोचा, उन्हें बिना कमरे को देखे अपने संकेत माध्यम, जो कि उनके कमरे में बना एक डिजिटल अलार्म था, अपने मोबाइल के जरिए बजाया। उसी के साथ सुभद्रा, सुनैना और सुकृति को संकेत मिल चुका था। कभी सोचा नहीं था कि आधुनिक समय की मशीनें भी इतनी काम आ सकती हैं, सुभद्रा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। इसी के साथ उसने उस घड़े से कुछ खून की बूंदों को आग के अंदर डाला और एक अजीब तरह की महक पूरे महल में फैल गई। उस महक को सूंघते चंद्रवंशी बहुओं ने अपना रास्ता बदल लिया।
अब वो नंदिनी के कमरे में जाने के बजाय ऊपर महल के टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में वो कमरे के आगे थी, जहां पर सुभद्रा, सुनैना और सुकृति मौजूद थे। उन तीनों को देखने के बाद वो उन्हें गुस्से में घूर रही थी। चीजी, इससे पहले कि ये गुस्से में हम पर हमला करें, हमें इन्हें यहाँ से वापस भेजना होगा। सुनैना ने जल्दी से कहा। घबराओ मत, इस कमरे में कदम रखते ये वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगी, यहाँ से जहाँ से ये आई हैं, सुभद्रा ने कहा। उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। सभी चंद्रवंशी बहुओं ने जैसे ही महल के उस कमरे में कदम रखा, वह किसी गड्ढे में परिवर्तित हो गया। वो सभी चंद्रवंशी बहुएं वापस उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से वो आई थी। उनके वहां पहुंचने के बाद उन तीनों ने राहत की सांस ली। मुझे तो अभी भी घबराहट सी महसूस हो रही है, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, सुकृति ने कहा। उम्मीद है हमारी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी और स्वामी चंद्रवंशी तक पहुंच गए होंगे, सुभद्रा ने कहा। अब तो उनके ऊपर आने के बाद ही पता चलेगा, हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी, सुनैना ने कहा। वो तीनों वहां से प्रताप सिंह के कक्ष में आ चुकी थी और उनके वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सभी चंद्रवंशी बहुओं के जाने के बाद प्रताप सिंह नंदिनी के कमरे के आगे खड़े थे। उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। चलो अब उस लड़की का चेहरा भी देख लिया जाए जो हमारे अमर होने में सहायक बनेगी, प्रताप सिंह ने धीरे से कहा और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने राजकुमारी नंदिनी की आत्मा को देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं राजकुमारी नंदिनी को सामने देखकर प्रताप सिंह को भी समझते देर नहीं लगी कि उनके साथ छल हुआ है। तुम्हें तुम्हारी छलावे की कीमत चुकानी पड़ेगी राजकुमारी नंदिनी, तुमने ये सही नहीं किया, प्रताप सिंह उस पर गुस्से में चिल्लाए। तुम्हारे इस गुस्से और काले जादू से हम नहीं डरते प्रताप सिंह। छलावा और धोखा खाने की बात कौन कर रहा है? वो जिसने आज तक सबको धोखे दिया है। शुक्र मनाइए कि वो सभी यहाँ से चली गई, वरना बदला लेने पर आती तो आप चारों की बची कुची हड्डियां भी यहाँ नहीं मिलती, नंदिनी ने सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। प्रताप सिंह ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। वो अच्छे से जानते थे कि वो राजकुमारी नंदिनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन में सोचकर वापस अपने कमरे में लौट आए। उनके कमरे में सुभद्रा, सुनैना और सुकृति उनके आने का इंतजार कर रही थी। वो तीनों बेचैन में कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रताप सिंह को देखा, तीनों जल्दी से उसके पास गई। जल्दी बताइए स्वामी, वो लड़की कौन है जो हमें अमर बनाएगी? सुनैना ने पूछा। प्रताप सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें में गुस्से की ज्वाला दहक रही थी। सुकृति उनसे पूछने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी सुभद्रा ने उसे इशारे से वहीं रोका। वो प्रताप सिंह के पास आई और शांत स्वर में कहा, आपकी आंखों का गुस्सा और चेहरे की परेशानी हमसे छुपी नहीं है। क्या वो लड़की नहीं मिली? प्रताप सिंह ने नाम में सर हिला दिया। इसी के साथ उन तीनों के भी चेहरे उतर गए। सुकृति ने हताश स्वर में कहा, हमने इतनी मेहनत से अपनी जान दांव पर लगाकर उन चंद्रवंशी बहुओं को बाहर निकाला था, पर सब व्यर्थ हो गया। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? हमसे बेहतर वो किसी चंद्रवंशी को महसूस कर सकती हैं, सुनैना ने बुझी आवाज में कहा। ये सब उस राजकुमार नंदिनी का किया धरा है। ये अच्छे से जानती हैं कि इस महल में चंद्रवंशी कौन है। उसने उसे बचाने के लिए उसे पहले ही वहां से हटा दिया था और खुद उस कमरे में चली गई। उसने हमारे साथ छल किया, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने उस कमरे में जो भी हुआ वो उन तीनों को बता दिया। सारा सच जानने के बाद उनके चेहरे पर राजकुमार नंदिनी के लिए गुस्सा उबल रहा था। ये तो एक न एक दिन होना ही था। हमने उन दोनों की आत्माओं को अच्छी तरह कैद किया था, परंतु राजकुमार नंदिनी के परिवार वालों ने उन दोनों की आत्मा शांति के लिए पूजा करवाई और वो कैद से आज़ाद हो गई, सुकृति ने कहा। उस कैद से आज़ाद तो हो गई, तो क्या हुआ? महल पर आए किए गए काले जादू को वो कभी नहीं काट पाएंगे। यहाँ से उनकी मुक्ति करने के लिए पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। ये तो तभी होगा ना जब उन्हें उनके शव मिलेंगे, सुनैना ने गुस्से में कहा। राजकुमार नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा उस जगह से तो आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन वो आज भी महल में कैद थी। उसकी वजह बातों ही बातों में उन लोगों ने बता दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस जगह तक भी पहुंच जाए और उन सबकी लाशों को जलाकर। प्रताप सिंह बोल ही रहा था, तभी सुभद्रा ने चुप रहने का इशारा किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जगह कोई आम जगह नहीं है। सामने मौजूद कमरा कोई आम कमरा नहीं है। वो कमरा सीधा सदी के उस युग में जाकर खुलता है जहां वो रहते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की जगह महल में मौजूद भी है, सुभद्रा ने कहा। अब हम आगे क्या करेंगे? अगर 2 दिन बाद लड़की की बलि नहीं दी गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों में पहली बार प्रताप सिंह के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। वो लड़की महल में ही मौजूद है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे पहचानना है। उसे पहचानने के बहुत से तरीके हैं, सुनैना ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। और मैं तो कहती हूँ पहचानने की भी क्या जरूरत है? हमने उस लड़की को देखा है और वही चंद्रवंशी है। बस एक बार कैसे भी करके उस लड़की को वापस इस कमरे में लेकर आइए। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ना तो किसी चंद्रवंशी बहू की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई राजकुमार नंदिनी उस लड़की को हमसे बचा पाएगी।
सुभद्रा ने कहा। उसकी आवाज़ सख्त और इरादे अटल थे। प्रताप सिंह ने उसकी बात पर हामी भरी। उन्होंने कहा, इतनी बुरी खबरों के बीच हुए आपको एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। हमने उस लड़की के माँ बाप से निपट लिया है और आज रात को ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी खबरों के बीच उन चारों को राहत दे रही थी। वो अभी तक मिस्टर और मिसेस चौहान के इरादों से बेखबर थे। इस वजह से उन्होंने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और अपने आगे की प्लानिंग करने में लग गए। सब कुछ काफ़ी जल्दबाजी में घटित हुआ था। महल के बाकी लोगों ने चंद्रवंशी बहुओं के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी तो सबकी नींद टूट गई। वो सब देखने के लिए एक साथ कमरे से बाहर निकले तो बाहर कोई मौजूद नहीं था। रविंद्र प्रताप सिंह ने महल के ऊपरी हिस्से में लगे बड़े से झूमर को जलाया, जिससे वहां रोशनी हो गई। सबको एक साथ बाहर देखकर वो हैरानी से बोले, अजीब बात है, थोड़ी देर पहले यहाँ किसी के गुनगुनाने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आ गई थी कि हम सबकी नींद टूट गई, और अब यहाँ कोई नहीं है। हम इसे भ्रम भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को भ्रम नहीं हो सकता। उर्मिला देवी ने उनकी बात का जवाब दिया। साक्षी जानकी देवी के पास गई। वो दीपक प्रताप सिंह के पास खड़ी थी। उसके बाद आते जानकी ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना साक्षी? तुम अपने कमरे में अकेली सोती हो? यह आवाज़ सुनकर घबरा गई होगी। साक्षी ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, हाँ चाची, सब कुछ काफ़ी स्ट्रेंज था, लेकिन बाहर आकर पता चल रहा है कि यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है। ये जो भी था वो हमारे आने से पहले ही चला गया। दीपक सिंह ने जवाब दिया, मुझे तो पहले ये महल हॉन्टेड लग रहा था। वहाँ फंसने के बाद यकीन हो गया कि अब आज रात मेरे यकीन पर भी कंफर्मेशन लग गया। हेजल ने दबी आवाज़ पर उन्नति से कहा। उन्नति ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अर्जुन ने देखा वहाँ सब मौजूद थे सिवाय नंदिनी के। उसने अपने मन में कहा, ये मिस चंद्रवंशी कहाँ चली गई? थोड़ी देर पहले तो मुझसे बात करने के लिए आई थी, अब इतनी देर में कहाँ जा सकती है? उस अजीब आवाज़ से सबकी नींद टूट गई, लेकिन वो मैडम अभी भी मज़े से सो रही है। सुनिए जी, पारस अभी तक नहीं मिला है। ये लोग तो शहर से आए हैं तो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने अक्सर अपनी माँ से सुना था कि रात को कुछ चुड़ैल गाना गाती हैं। कहीं इस महल में कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? मुझे मेरे बेटे के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। मिसेस चौहान ने मिस्टर चौहान से दबी आवाज़ में कहा। उन्होंने इशारे से चुप रहने का इशारा किया और बोले। सब सवालिया नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अलग अलग अंदाजे लगा रहे थे। उर्मिला देवी ने तेज़ आवाज़ में कहा, देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। शादी ब्याह का माहौल है। हो सकता है यहाँ किसी की शादी हो, नाच गाना चल रहा हो। उसी बीच ही आवाज़ अजीब म्यूजिक चल गया हो। उर्मिला ठीक कह रही है। महल से कुछ ही दूरी पर एक घर में शादी है। हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। रात काफ़ी हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। रविंद्र प्रताप ने आगे कहा। यहाँ जो भी हो रहा था वो उर्मिला से छुपा नहीं था, लेकिन उन लोगों के मन में डर पैदा ना हो, इसीलिए उसने बहाना बनाया जिस पर आसानी से यकीन किया जा सकता था। रविंद्र प्रताप ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, जिससे उन लोगों ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह उन सबके लिए काफ़ी रहस्य खोलने वाली थी। जहाँ मिस्टर और मिसेस चौहान प्रताप सिंह का सच बताने वाले थे, वहीं प्रताप सिंह पूरे महल वालों को अपने कमरे में बुलाकर चंद्रवंशी के बारे में पता लगाने का सोच रहा थे। इन सबसे परे नंदिनी की सुबह आँख खुली तो उसने खुद को महल के एक अलग ही हिस्से में पाया। उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। वहाँ एक तरफ झरोखा बना हुआ था, जहाँ पर सूरज की धीमी रोशनी आ रही थी। यहाँ कैसे आई? नंदिनी ने उन्नीदी आवाज़ में कहा। उसके पास प्रताप सिंह और राजकुमारी नंदिनी की आत्मा मौजूद थी, जिसे वो ना तो देख पा रही थी, ना ही महसूस कर पा रही थी। नंदिनी को ठीक देखकर उनके चेहरों पर राहत भरी मुस्कुराहट थी। क्या ये हमें कभी देख नहीं पाएगी? महेंद्र प्रताप सिंह ने पूछा। अगर ये हमारी वंशज होती तो हम इसके सामने आने के लिए कोशिश कर सकते थे, लेकिन ये लड़की कौन है हम नहीं जानते। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि चंद्रवंशियों का अस्तित्व अभी तक मौजूद है। राजकुमारी नंदिनी ने जवाब दिया। हाँ, कहीं ना कहीं आपका परिवार भी अस्तित्व में होगा, महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। अपने परिवार के बारे में सुनकर राजकुमारी नंदिनी का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे की उदासी दूर करने के लिए प्रताप सिंह ने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर यह आपकी वंशज होती तो आप इसके सामने आने के लिए कुछ उपाय करती, जिससे हमें ये देख सकती। क्या हम इस लड़की पर वो उपाय आजमा कर देखें? उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजकुमारी नंदिनी की तरफ देख कर कहा, हम दोनों में से सिर्फ ये समानता है कि हमारा नाम एक है, बाकी कुछ और नहीं। नंदिनी उस झरोखे से बाहर की तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी। वो रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर घुमावदार सीढ़ियाँ नजर आई। थैंक गॉड, रास्ता तो मिला, नंदिनी ने खुद से कहा और उस तरफ जाने लगी। उसे उस तरफ जाते देख महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, जल्दी कीजिए राजकुमारी, वरना ये यहाँ से चली जाएगी। राजकुमारी नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। हालांकि वो ऐसा कुछ करने के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन राजकुमार महेंद्र के कहने पर वो नंदिनी की तरफ बढ़ी। टू बी कंटिन्यूड। आपको क्या लगता है कि नंदिनी राजकुमारी नंदिनी को देख पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए गुमनाम है कोई।